हेलो एंड वेलकम टू द कलेक्टर बाबू। दोस्तों, हम लोग प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं। आइडिया हमारा सिंपल है कि जितने भी पीवाईक्यूज हमने देखे हैं, एनालाइज करोगे आप तो आपको दिखेगा कि 90% क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू जो प्रिलिम्स में इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आए हैं, वो आप 10 ऐसे टॉपिक्स इकोनॉमी से आते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो हमारा आइडिया सिंपल है, हमने इन 10 टॉपिक्स को 10 वीडियो में हमें कवर करना है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट के लिए हम ये काम करेंगे। हर सब्जेक्ट को हम 10 टॉपिक जो मेन टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड करेंगे और हर टॉपिक का एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि पूरा टॉपिक का एक आपको शॉर्ट रिवीजन मिल जाए। मतलब आपका पूरा रिवीजन जो है अच्छे से हो जाए, जिसमें फैक्ट यूपीएससी क्या पूछ सकता है उसमें हम लोग फोकस करते हैं। फिर जितने 15-20 सालों के जो पीवाईक्यूज हैं उस टॉपिक से आए हुए उनको हम कवर कर लें। और तीसरा, उस पीवाईक्यू जब हम कवर करेंगे तो उसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि मान लो अगर हम इसके बारे में हमको ज्यादा आइडिया नहीं होता या फिर हमको लॉजिकल गेस लगाना पड़ता है, हम उसको कैसे हमारे कॉमन सेंस को अप्लाई करेंगे, हमारे लॉजिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो भी हम सीखेंगे। क्वेश्चन सोल्विंग जो अप्रोच है हम लोग उस पर ही फोकस कर रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी हमारे 5 टॉपिक हो गए हैं। कौन कौन से 5 टॉपिक हुए हैं? एक तो हमारा इन्फ्लेशन हो गया है, ठीक है। सेकंड हमारा जो है वो मनी एंड बैंकिंग हो गया है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा जो है फिस्कल पॉलिसी, जिसमें आपके बजट आती है, जिसमें आपका टैक्सेशन आता है, वो हो गया है, ठीक है। और फोर्थ हमने देखा था ग्रोथ वाला चैप्टर, यानी आपकी जीडीपी, जीएनपी कैसे आप मेजर करोगे, तो ये हमने देखा। और फिफ्थ हमने देखा था एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है, वो रुपये जो डिक्लाइन कर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा, उसके कंपोनेंट देखे, फॉरेक्स रिजर्व देखा। तो ये टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी जो है कवर कर चुके हैं हम लोग, इन टॉपिक्स हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। तो चाहे तो आप इसको फिर से दोबारा जो है 5 वीडियो अभी डले हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली 3 मेजर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली। कौन कौन सी है? एक तो वर्ल्ड बैंक है, आपकी आपकी आईएमएफ है, और तीसरी है डब्ल्यूटीओ। ये 3 मेजर फंक्शन, 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक के फील्ड में, जिसमें यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारे ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किससे होती है? हमारी 1944 की ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की। यानी कि होता क्या है कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर के बाद में काफ़ी ज़्यादा डेवास्टेशन देखा गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई थी। तो 1944 में 44 देश के जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, इवन इंडिया के भी लोग जो थे हमारे रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पर शामिल हुए। ठीक है, अब डिसाइड ये किया कि हमें एक ऐसा एक इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ठीक है, हमको एक ऐसा इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो बेसिकली क्या कर सके, आपके ट्रेड को प्रमोट कर सके। यानी क्या हो रहा था, देखो हमारा वर्ल्ड वॉर वन हुआ, तो वर्ल्ड वॉर जो हुआ, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। तो उसमें ये देखा गया कि अगर दोनों देशों के बीच में, अगर बहुत सारे देशों के बीच में अगर ट्रेड अच्छा होता है, तो मोस्टली ऐसे केस में क्या होता है कि आपकी वॉर की संभावना नहीं होती। ठीक है, तो अगर ट्रेड होगा तो वॉर नहीं होगी। तो एक तो इनको इंसेंटिव ये था कि यार हमको वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि वॉर से सबको नुकसान होता है, तो हमको चाहिए ट्रेड। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में एक तो ये डिसाइड किया है कि हमको ट्रेड पे फोकस करना है। अब अगर हमको ट्रेड करना है तो हमको एक एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को प्रमोट कर सके। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या चल रहा था, काफी देश जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की ओर जा रहे थे। प्रोटेक्शनिज्म यानी कि हर देश अपने बारे में सोच रहा था कि नहीं, मुझे ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, मुझे इंपोर्ट कम करना है। तो ऐसे में तो ट्रेड हो ही नहीं सकता वर्ल्ड लेवल पर, अगर सब कंट्री ये चाह ले कि नहीं नहीं मैं ज्यादा इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ एक्सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो ग्लोबलाइजेशन का एक, आप ये कह सकते हो कि ओपन इकोनॉमी के लिए प्रमोट किया गया कि भाई हम सबको ओपन रहना है, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको इंपोर्ट भी करना होगा। तो ये दो मेन बेसिकली रीजन थे जिसकी वजह से ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। और इन्हीं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई थी। 3 ऑर्गेनाइजेशन आई थी, बट तीसरी उसमें मटेरियलाइज नहीं हुई थी। पहला तो आपका आईएमएफ आ गया। ठीक है, आईएमएफ का रोल क्या था कि भाई जितने भी हमारे इकोनॉमिक जो वहाँ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, उसमें आप ये देखो कि पेमेंट टाइमली हो रहा है, पेमेंट का कोई क्राइसिस तो नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका में क्राइसिस आ गया था। ठीक है, वो क्राइसिस क्यों आया था? क्योंकि वो अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा था, अपने लोन को चुका नहीं पा रहा था। बेसिकली उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज रेट का तो कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब एक्सचेंज रेट बैलेंस बना रहे और बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई इशू ना हो। तो ये काम करता है हमारा आईएमएफ। सेकंड बनाया हमने क्या? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का क्या काम था? बेसिकली ये देखना था कि डेवलपमेंट उसको इंश्योर करना था। बेसिकली बना क्यों था? क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी। ठीक है, यूरोप में तबाही मच गई थी कि अब उसको फिर से रीडेवलप करना था। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया कि भाई तुम लोन दो कंट्रीज को, तो कंट्री वापस से डेवलपमेंट के लिए जा सकती हैं। फिर इसको थोड़ा-सा इसके एम्बिशन को, इसके ऑब्जेक्टिव को एनहांस किया गया। अब ये डेवलप कंट्री को लोन देती है, डेवलपिंग कंट्री जो लीस्ट डेवलप कंट्री उनको लोन देती है, कंसेशन में लोन देती है, ताकि हर कंट्री एक मिनिमम लेवल का एक डेवलपमेंट जो है वो अचीव कर पाए।
और तीसरी बॉडी जो बनने वाली थी वो थी आईटीओ, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी नहीं क्योंकि इसके लिए जो हवाना चार्टर था, ठीक है, तो उसमें बेसिकली यूएसए ने राजी नहीं किया, तो इस वजह से ये हमारा नहीं बन पाया। तो फिर क्या करना, ट्रेड कैसे प्रमोट करेंगे, तो 1948 में हमारा बना जीएटीटी, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और यही आगे जाके क्या बनेगा, डब्ल्यूटीओ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे कि बेसिकली क्या होता है हमारा आईएमएफ, क्या होता है हमारा वर्ल्ड बैंक, और क्या होता है हमारा डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो बेसिकली ये सब कहाँ से आए थे, ये आए थे 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। क्लियर है। तो जनरली जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के बाद में काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई मची, तो उसके बाद में 44 नेशन के जो लोग थे वो मिले। ठीक है, कहाँ मिले ये मिले थे ब्रेटन वुड्स, एक जगह का नाम है, ठीक है, न्यू हैम्पशायर यूएसए में। तो वहाँ पर इन लोगों ने बात करी कि कैसे हम लोग को एक इकोनॉमिक मॉडल चाहिए, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन चाहिए जो देशों के बीच में ट्रेड को प्रमोट कर सके, इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट कर सके, ताकि ग्लोबलाइजेशन के लिए हम आगे जाके, और ना कि प्रोटेक्शनिज्म को हम लोग अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, तो दो इंस्टीट्यूशन यहाँ से निकल के आए, पहला आईएमएफ और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, और तीसरा जो आईटीओ बनना था वो बन नहीं पाया था क्योंकि उसके लिए यूएसए ने रजामंदी नहीं दी थी। ठीक है, अब पहला ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या था, आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखो यहाँ पे दो ट्विन इंस्टीट्यूशन थे, एक था क्या आपका आईएमएफ और दूसरा आपका था वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो पहले आपको आईएमएफ का मेंबर तो बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपके लिए प्री कंडीशन है वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने का। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं मेरे को आईएमएफ के सर्विलेंस में नहीं जाना है पर मेरे को वर्ल्ड बैंक का लोन चाहिए, नहीं, आपको आईएमएफ के अंदर तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आईएमएफ का की फैक्ट क्या है हो सकते हैं कि भाई 1945 में बना था, ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा, और अभी कितनी कंट्रीज है, 190 कंट्रीज की मेंबर है, और इंडिया फाउंडर मेंबर है। ठीक है, इंडिया आईएमएफ का फाउंडर मेंबर है, वर्ल्ड बैंक का फाउंडर मेंबर है, और जो डब्ल्यूटीओ है उसका भी फाउंडर मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया इनिशियली रूप से ही, मतलब शुरू से ही इसमें इन इंस्टीट्यूशंस में शामिल था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ पूछ लेती है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि यार आईएमएफ ये कैसे करेगी। जैसे आईएमएफ का एक ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी घटाना भी है, ठीक है, तो यूपीएससी यहाँ पर ट्रैप फंसा लेती है। हमको ये लगता है कि यार ये तो कहीं मॉनेटरी के लिए कर रही होगी या एक्सचेंज रेट के रिलेटेड कुछ काम कर रही होगी, बट पॉवर्टी भी इसका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट होता है अगर यूपीएससी पूछे तो। ठीक है, तो काम क्या है इसका, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन देखना। ठीक है, पूरे देश में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं, रुपीज में कर रहे हैं, चाइनीज रेमनी भी कर रहे हैं, यूरो का यूज कर रहे हैं, तो पूरे देश में जो पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है, इकोनॉमिक कॉपरेट कर रहे हैं हम, तो उसको सर्विलेंस करना, उसको मैनेज करने का काम किसका है, आईएमएफ का काम है। ठीक है, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने का काम किसका है, इसका काम है। और एक्सचेंज स्टेबिलिटी बनी रहे, ऐसा नहीं रहे कि एक कंट्री करेंसी बहुत आगे बढ़ती जा रही है या कोई जानबूझ के अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर रहा है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा कि जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो आपको कैसा फायदा होता है, आपका एक्सपोर्ट सस्ता पड़ जाता है तो आप भेजते हो फटाफट एक्सपोर्ट, और आपका इंपोर्ट महंगा हो जाता है तो आप इंपोर्ट नहीं करते हो, तो आपका फायदा होता है बट दूसरी कंट्री को नुकसान होता है। तो यहाँ पे कोई कंट्री ऐसा कुछ तो नहीं कर रही है, तो एक्सचेंज स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, उसके बाद में जो पेमेंट सिस्टम है उसको ये असिस्ट करती है कि भाई वो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री एक दूसरे को पेमेंट करती है, लोन देती है, तो वो जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम करता रहे। और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर क्राइसिस आ रहा है, जैसे अभी पाकिस्तान को लोन की जरूरत थी, ठीक है, वो अपना उसके इंटरनेशनल डेट थे उसको चुकाने थे, वो चुका नहीं पा रहा था, तो आईएमएफ ने उसको बेल आउट दिया था। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्लियर है। अब अगला जो मेन टॉपिक होता है वो आईएमएफ के गवर्नेंस के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है कि बेसिकली आईएमएफ का गवर्नेंस होता क्या है। देखो, आपका आईएमएफ बन गया, ठीक है, अब आपको आईएमएफ से लोन वगैरह चाहिए, बट लोन चाहिए तो एक प्रॉपर एक फंक्शन होना चाहिए ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी डिसाइड करना पड़ेगा मेंबरशिप क्या होगी, कैसे होगी। तो हमें अगर आईएमएफ की मेंबरशिप चाहिए तो हमें उसका एक कोटा लेना पड़ता है। ठीक है, कोटा में भी अगर आप देखोगे तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है 75% जो उसका कोटा का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होती है, जो फीस होती है, वो पैसा देना पड़ता है, बट वो पैसा क्या होता है आपका, आरबीआई अपने पास रखता है। ठीक है, बट ये पैसा आरबीआई कहीं भी खर्च नहीं कर सकती है। ठीक है, दूसरा इसका एक पैसा होता है 25% जो इस कोटे का जो फीस है वो आप देते हो, आईएमएफ के पास में रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांच। ठीक है, यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसको रिवर्स ट्रांच बोला जाता है। ये पैसा जो होता है, कोटा का जो पैसा होता है, वो आईएमएफ अपने पास में रखता है, बट इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो जब भी आपको लगता है कि कोई क्राइसिस आ रखा है। ठीक है, इसमें आपको आईएमएफ से पूछने की जरूरत नहीं, आप आराम से, आईएमएफ के पास है जरूर बट उसको आप यूज कर सकते हो, बट ये पैसा आप इसको बिना आरबीआई, बिना आईएमएफ की परमिशन के आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके कोटे का बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, तो इस तरीके से उसका आईएमएफ का कोटा जो खरीदा जाता है। अब इसी कोटे के हिसाब से आपके जो वोटिंग राइट्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। सबसे ज्यादा शेयर होल्डर किसके पास में है, यूएसए के पास में है, 16 पॉइंट समथिंग समथिंग 4% कुछ ऐसा जो वोटिंग शेयर है वो यूएसए के पास में है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो अगर आईएमएफ को कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो क्या लगता है 85% की डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है।
अब 85% मतलब क्या होता है कि भले किसी डिसीजन को हाँ करने में अकेला यूएसए ना कर पाए, बट किसी भी डिसीजन को ब्लॉक करने में यूएसए के पास में पावर है। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको कोई भी डिसीजन लेना है, 85% की मेजॉरिटी हो ही नहीं सकती जब तक कि यूएसए आपको हाँ नहीं बोल दे। क्योंकि ये 16% अगर अलग हो गया, तो आप 85% अचीव कर ही नहीं पाओगे बिना यूएसए के बिना। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको ये? तो यहीं पे इंडिया, चाइना जो है रिफॉर्म चाहते हैं कि भाई हम सबको भी इक्वली यहाँ पर बेसिकली थोड़ा-सा मॉडरेशन करने की ज़रूरत है। जो कंट्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है आईएमएफ में, उनको और ज़्यादा वोटिंग पावर देने की ज़रूरत है ताकि उनका भी से बढ़ सके। अब गवर्निंग अगर देखोगे इसकी बॉडी में, तो बेसिकली हमारे देश से 2 लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं। हर देश से 2 लोग आते हैं। एक होता है आपका गवर्नर रिप्रेज़ेंट करता है, और एक अल्टरनेट गवर्नर जो होता है वो रिप्रेज़ेंट करता है। तो गवर्नर के रोल में कौन जाएगा? तो हमारे जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उस वक़्त, ठीक है? वो गवर्नर होते हैं, और अल्टरनेट गवर्नर जो भी आपके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, वो बेसिकली वहाँ पर अल्टरनेट गवर्नर की तरह आईएमएफ में आपके रिप्रेज़ेंट करते हैं। हर कंट्री से 2 लोग आते हैं, ठीक है? तो वो गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। अब जो गवर्निंग बॉडी जो भी डिसीजन लेती है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी लगती है, ठीक है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है, 24 मेंबर की बॉडी बनती है, ठीक है? इन्हीं को मैनेज करने के लिए हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, जो बेसिकली आईएमएफ के काम-काज को देखता है। तो ये पूरा इसका एक गवर्निंग स्ट्रक्चर है आईएमएफ का। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो जैसे कोई कंट्री है, उसका वोटिंग शेयर कितना होगा, तो ये डिपेंड करता है उसके कोटा पे। और उसका कोटा कितना होगा, ये डिपेंड करता है उस इकोनॉमी के साइज़ पे। जैसे कि इंडिया जो भी किसी भी कंट्री को आईएमएफ की मेंबरशिप है, आईएमएफ को कोटा मिलना है, तो हम उसकी जीडीपी देखते हैं। तो उसमें वेटेज देखते हैं उसकी जीडीपी का 50 मतलब जो वेटेज होगा, वो उसकी जीडीपी के साइज़ पे 50% वेटेज रखा जाता है। और वो कितनी कंट्री ओपन है, मतलब कितना वो बाहर ट्रेड करने दे रही है, या बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है, या कैपिटल जो है वो एक्सचेंज कर पा रहे हैं। फिर इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी देखा जाता है, और इंटरनेशनल रिजर्व का साइज़ जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो देखा जाता है। तो इसके बेसिस पे किसी कंट्री को इकोनॉमी को मेज़र किया जाता है, और फिर उसका जो है कोटा जो है डिसाइड होता है। और जब कोटा डिसाइड हो गया, तो उसी कोटा के बेसिस पे उसका जो वोटिंग शेयर है वो डिसाइड होता है। क्लियर है इतना? और ये जो पूरा कोटा का जो अमाउंट होता है, वो होता है एसडीआर में, स्पेशल ड्राइंग राइट। अब इसको हम आगे देखते हैं। अब देखो एसडीआर मतलब क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि ये आईएमएफ का एक स्पेशल अरेंजमेंट है। मतलब ये कोई करेंसी नहीं है, ठीक है? जैसे हमारी डॉलर है, रूपी है, वो कोई करेंसी नहीं है एसडीआर। एसडीआर सिंपल एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। यानी कि क्या होगा कि अगर आपके पास में कुछ एसडीआर्स हैं, तो इन एसडीआर के बदले में आप 5 करेंसीज़ में इस एसडीआर को एक्सचेंज करा सकते हो। तो वो 5 करेंसी कौन-कौन सी है? यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज़ रेमनेबी, जापानीज़ येन, ब्रिटिश पाउंड। तो एसडीआर में 5 करेंसी जो है, अब इनका जो वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? यूएस डॉलर का है, फिर किसका है? यूरो का है, फिर चाइनीज़ रेमनेबी का है, फिर जापानीज़ येन का है, और सबसे कम है ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है? अब हर 5 साल में बेसिकली इसका जो कंपोज़िशन है, वो रिवाइज़ किया जाता है, ताकि देखा जा सके कि किस करेंसी का वेटेज ज़्यादा है या कम करना है, वो डिसाइड किया जाता है हर 5 साल में। ठीक है? तो ये हर कंट्री जब कोटा लेती है, तो उसको ये एसडीआर जो है एलोकेट किया जाता है। अब एसडीआर का यूज़ आप ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्ट एसडीआर लेके कोई खरीदारी आप नहीं कर सकते। बट इस एसडीआर को आप बेसिकली ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में एक्सचेंज करा सकते हो, या डॉलर में एक्सचेंज करा सकते हो, या यूरो में एक्सचेंज करा सकते हो। इस तरीके से इसका आप यूज़ कर सकते हो एसडीआर का। और ये कब बनी थी? ये आईएमएफ के 1969 में इसको बनाया गया था। ठीक है? क्लियर है एसडीआर? अब जैसे कि आईएमएफ से आपको लोन-वोन लेना पड़ता है, ठीक है? तो इसके कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके ज़रिए आईएमएफ जो है किसी कंट्री को लोन देता है। जैसे अगर आप देखो, तो एक इसका एग्रीमेंट होता है, एक जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है 1 मिनट। एक इसका एग्रीमेंट होता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ठीक है? एसबीए। ये बेसिकली आपको अगर शॉर्ट टर्म की कोई नीड है पैसों की, ठीक है? शॉर्ट टर्म यानी 3 टू 5 इयर्स के लिए अगर आपको पैसे की नीड है, ठीक है? अपना कोई भी पेमेंट आपको इश्यू आ रहा है, तो आप उसके लिए जो है हर कंट्री जो है आईएमएफ से पैसा ले सकती है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट ये इसका एक स्टैंडर्ड वो है, अप्रोच है। सेकंड, जब आप एकदम से बीओपी क्राइसिस से जूझ रहे होते हो, ठीक है? तो आप इसका यूज़ कर सकते हो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली ये जो आपका आरएफआई है, ये आप तब यूज़ करते हो जब एकदम से बीओपी क्राइसिस आ गया। जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनको एकदम से इनको पता चल गया कि भई हम लोग डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, हमको अभी-कभी पैसा चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली आपके जो है आपको उस वक़्त लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि अभी आप एकदम से आप इमरजेंसी हैं। तो यहाँ पर भी आपको बेसिकली 3 से 5 साल का जो है वो कंडीशन, 3 से 5 साल में आपको लोन चुकाना होता है। फिर होता है आपका तीसरा, कि जिसमें कि रैपिड क्रेडिट
फैसिलिटी। तो जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं, कभी-कभी उनको भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है? कोई उनकी नीड आ जाती है, उनको डेवलपमेंट की कोई नीड आती है, तो यहाँ पर आपको कंसेशन में जो आईएमएफ जो है वो आपको लोन देती है। उसमें 5 टू 10 ईयर का पीरियड भी रखती है, क्योंकि आप थोड़े से लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आते हो, तो आपको समय चाहिए होता है चुकाने के लिए। तो इन 3 बेसिकली अरेंजमेंट का यूज़ किया जाता है। तो यूपीएससी ने पूछा हुआ था इस टाइप से क्वेश्चन। क्लियर है? अगली जो हमारी बॉडी है वो है वर्ल्ड बैंक। बेसिकली एक होता है वर्ल्ड बैंक और एक होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो जब आप इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप को अगर आप देखोगे तो 5 इंस्टीट्यूशन इसके अंदर आते हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मेगा और आईसीएसआईडी। ठीक है, तो ये 5 जो इंस्टीट्यूशन हैं वो कहलाती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। बट जब आप सिर्फ इन दोनों को लोगे, आईबीआरडी और आईडीए को, ठीक है, तब आप इसको बोलोगे आप वर्ल्ड बैंक। जो हम लोग यूज करते हैं टर्म वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का मतलब सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन होता है। एक तो आपका जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो बेसिकली ये दोनों कहलाती हैं आपकी वर्ल्ड बैंक। और जब आप इन पांचों को यूज करते हो, पांचों को एक साथ ले लेते हो, तब आप बोलोगे इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, अब हमने एक चीज और देखी थी, जब भी आपको वर्ल्ड बैंक का हिस्सा बनना है, मेंबर बनना है, तो आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? आपको आईएमएफ पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। बट एक चीज और है यहाँ पे, तो अगर आपको इन तीनों का हिस्सा बनना है, तो आप तीनों का हिस्सा तभी बन सकते हो जब आप इन दोनों का हिस्सा बन जाओ, मेंबरशिप ले लो, ठीक है, तब जाके आप इनका जो मेंबरशिप है तब आप ले सकते हो। तो ये सीक्वेंस जो है यूपीएससी पूछ सकती है। अब हमने देखा वर्ल्ड बैंक ब्रेक कैसे बना था, जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो एक इंस्टीट्यूशन क्या निकल के आया था, हमारा वर्ल्ड बैंक निकल के आया था, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा तबाही मची हुई थी और यूरोप को डेवलपमेंट की जरूरत थी, तो लोन देना था, तो वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। सबसे पहले क्या ओरिजिन हुआ था, आपका आईबीआरडी आया था, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को आईबीआरडी बोला जाता है। इसके बाद आपका आया था आईएफसी आया था, ठीक है, उसके बाद आपका ये जो आईडीए है वो बना, ठीक है, फिर मेगा बना, ये आईसीएसआईडी बना, फिर आपका मेगा बना। देखो अब इसका रोल क्या है, तो सिंपल देखो, याद रखो, ये जो आईबीआरडी है बेसिकली ये आपके डेवलपमेंट के लिए लोन देगा, ठीक है, बट इसका जो लोन होगा वो मार्केट रेट पे होगा। ठीक है, मतलब ये कोई लाला जी की दुकान नहीं है कि भाई आपकी जान पहचान का होगा तो आपको लोन दे देगा, नहीं। आपको आपको डेवलपमेंट की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, तो मैं देने को रेडी हूँ, आईबीआरडी आपको लोन दे देगा, कोई बात नहीं। बट ये जो आईडीए है ये बेसिकली ये देता है कंसेशनल रेट पे लोन। कंसेशनल रेट पे यानी जो लीस्ट डेवलप कंट्री हैं, जो गरीब कंट्री हैं, उनको ये बेसिकली सस्ते रेट पे लोन देता है और बहुत लंबे समय के लिए 20-20, 30-30 साल तक के लोन जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि आपको बेसिकली आपको कोई बाहर से कोई लोन देगा नहीं, ठीक है, और आपको जरूरत है पैसों की, अब आप इतना इंटरेस्ट रेट भी नहीं दे पाओगे, तो इनको कंसेशनल रेट जो है वो आईडीए देता है। आईएफसी का काम क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, तो बेसिकली ये जो होता है ये प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करता है। क्योंकि आप देखो किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट आती है तो प्राइवेट सेक्टर ही लेके आता है, प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करती है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करती है, तो उनको भी तो इन्वेस्टमेंट की नीड होगी, पैसों की नीड होगी, टेक्नोलॉजी की नीड होगी, स्किल की नीड होगी। तो ये आईएफसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली स्किल देता है, टेक्नोलॉजी देता है, फंड की जरूरत होती है तो ये पैसे देता है। ये इसका आईएफसी का काम है। अब ये देखो मीगा का काम क्या है, मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। बेसिकली क्या होता है कि जैसे यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन में किसी प्राइवेट कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है, अब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, तो इस बेचारे ने जो इन्वेस्टमेंट किया है प्राइवेट वाले ने, इसके पैसे का होगा क्या? तो इसके इन्वेस्टमेंट को बेसिकली ये सिक्योर करता है, मीगा, इसका काम यही है। और ये होता है आपका आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। बेसिकली कंट्री आती है आपके देश में, इन्वेस्ट करती है, और मान लो बाद में कोई टैक्स को लेके या किसी और बात को अगर डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये बॉडी जो है वो डिस्प्यूट रिजोल्व करती है, मतलब बेसिकली कोर्ट का काम करती है। अच्छा, तुमको कंप्लेन है, इस पार्टी के खिलाफ कंप्लेन है, मतलब कोई मान लो ब्रिटेन की कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है और इंडिया से उसका किसी प्रकार से टैक्स का इशू हो जाता है, जैसे वोडाफोन वाला इशू हो गया था, कि वोडाफोन वाले बोल रहे थे कि भारत हमको ऐसे मतलब अनजस्टिफाइड हम पे टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो टैक्स का डिस्प्यूट था, तो मान लो अगर ये आईसीएसआईडी के पास जाता तो ऐसे कोर्ट की तरह काम करता। अच्छा, तुम कौन सही कौन गलत है वो डिसीजन लेता। तो यह इंडिया ने बेसिकली इसके मेंबरशिप लेने से मना कर दिया कि भाई हमारे देश में अपनी कोर्ट है, ठीक है, तो हम देख लेंगे हमको कैसे डील करना है, कैसे डिस्प्यूट को रिजोल्व करना, तुम हमको मत बताओ कि कैसे डिस्प्यूट को हम लोग रिजोल्व करें। क्योंकि क्या है ना कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं बेसिकली वो अपना लिवरेज या फिर किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस करती हैं इन बॉडीज को, ठीक है, तो ये उन्हीं के फेवर में बेसिकली डिसीजन दे देती हैं। तो इंडिया ऐसी सिचुएशन में नहीं चाहता। इंडिया चाहता है कि भाई हमारे देश में आओ, आप इन्वेस्ट करो, और कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारी कोर्ट आपकी निष्पक्ष रूप से आपकी हेल्प करेगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये होता है पूरा हमारा वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक। अब इंडिया लगभग सबका मेंबर है, बट किसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है।
बाकी IBRD जो लोन देती है, मार्केट रेट पे देती है, उसके हम मेंबर हैं, उसके 189 मेंबर्स हैं। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो कंसेशन में लोन देती है, मतलब बहुत कम रेट पे आपको लोन देती है लीस्ट डेवलप कंट्रीज को, उसके 173 मेंबर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। IFC जो प्राइवेट सेक्टर को लोन देती है, प्रमोट करती है, उसके 185 मेंबर, इंडिया इसका भी मेंबर है। मेगा जो बेसिकली अगर आपका प्राइवेट ने किसी ने इन्वेस्ट किया है और कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ गई है तो उसके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करती है, ठीक है, तो वो 182 मेंबर्स है इसके हैं, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है, जो बेसिकली डिस्प्यूट रिजोल्व करती है प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट के लिए, तो हम लोग यहाँ पे नहीं आते, हमारा पास अपना अपना कोर्ट का एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये 5 ग्रुप कहलाता है हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब इसका भी गवर्नेंस कैसा होता है, तो बेसिकली इसकी भी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होती है, ठीक है। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बेसिकली 2 मेंबर होती है हर कंट्री से, यानी एक गवर्नर होंगे, एक अल्टरनेट गवर्नर होंगे। तो जो अल्टरनेट गवर्नर होंगे वो कौन होंगे, वो आरबीआई के गवर्नर होंगे, और गवर्नर में कौन होगा, आपका जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो इसका गवर्नर में होंगे, ठीक है। ये बॉडी जो है हर साल मिलती है आपकी, और फिर जो इनका जो डे टू डे बिजनेस होता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बेसिकली ये डील करते हैं डे टू डे बिजनेस वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, क्लियर है। और इसका जो हेड होता है वो अमेरिकन सिटीजन ही बनता है, जो इनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है ना, जिसको जो चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव का, तो वो एक अमेरिकन सिटीजन ही बनाया जाता है। बेसिकली अमेरिका चाहता है कि उसका कंट्रोल बना रहे, इस वजह से जो अमेरिकन सिटीजन होता है वही इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लीड करता है, यानी जो इसका जो मेन पर्सन होगा, जो चेयरमैन होगा, वो यही होगा, अमेरिकन सिटीजन। अगर वोटिंग पावर की बात की जाए तो अमेरिका का यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर है, 16.41%, ठीक है। उसके बाद आपके जापान आती है, फिर आपकी जर्मनी आती है, फिर आपकी यूके आती है, और फिर आपकी फ्रांस आती है। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज के पास में ही ज़्यादा है। इस वजह से IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के काउंटर में हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, हमारा बनाना चाहते हैं, ब्रिक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। हमने SCO बना रखा है, AII भी बना रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली इनका जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए हमको अपने कुछ रीजनल इंस्टीट्यूशन या फिर हमको अपने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इनके काउंटर में खड़ा करना पड़ रहा है। अगली जो बॉडी है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो इसका हमने क्या देखा था कि जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बैठी थी तो 3 ऑर्गेनाइजेशन की बात चली थी, ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक और ITO। तो ITO बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए हवाना चार्टर को साइन करना था, ठीक है, बट यूएसए ने मना कर दिया, तो ये बॉडी कभी बन नहीं पाई। तो इसके अल्टरनेट में क्या बनाया गया, 1948 में बनाया गया गेट, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो बेसिकली इसका काम क्या था, ये एक टाइप का एक सेट ऑफ रूल्स था कि भाई हमको ऐसे ट्रेड को प्रमोट करना है, ठीक है, ऐसे हम ट्रेड को बढ़ावा देंगे, ये रूल्स हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इन रूल्स को यार कोई कंट्री मान रही, कोई कंट्री नहीं मान रही है, क्योंकि आप इसको इन्फोर्स कैसे कराओगे, मान लो कोई कंट्री इस रूल्स को फॉलो नहीं करती तो तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो फाइनली हमको लग गया कि यार ये इस तरीके से तो काम नहीं कर सकता है। फिर क्या हुआ, उरुग्वे राउंड हुआ, ठीक है, उरुग्वे राउंड यानी ये कंट्री आपस में जब बैठती थी तो बातचीत करती थी कि कैसे हमको और ज्यादा कंट्रीज के बीच ट्रेड को प्रमोट करना है, खासकर रूल बेस्ड जो ट्रेडिंग है उसको हमें प्रमोट करना है, क्योंकि हर कंट्री अपने मनमानी नहीं कर सकती, ठीक है। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए हमें एक बड़ी एक सॉलिड बॉडी बनानी पड़ेगी। तो वही फिर आती है हमारी 1995 में क्या, हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उरुग्वे राउंड से हमने क्या फाइनल किया था, एक हुआ हमारा मराकश एग्रीमेंट, ठीक है। इस एग्रीमेंट के इंप्लीमेंट होते ही जब साइन हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, तो हमारा क्या बना, 1995 में WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब गेट और WTO में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो अगर आप ये देखोगे गेट और WTO में डिफरेंस ये है, तो ये जो गेट था ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ट्रेड में था, जैसे आप शर्ट है, जूते जिसको आप छू सकते हो, जब जो गुड्स का आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो जो ट्रेड करते हो गुड्स में, सिर्फ उसी के लिए रूल्स बनाए गए थे। बट इसमें क्या था, गुड्स और सर्विसेज दोनों के इसमें आपको रूल्स जो है देखने को मिलेंगे। अब गेट तो सिर्फ एक टाइप का क्या था, सेट ऑफ रूल्स, यानी सिर्फ एग्रीमेंट था, बट यहाँ पे आपके प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन है, एक जगह है जहाँ पे ये लोग मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। और तीसरा, यहाँ पे रूल्स का वायलेशन होता था, कोई देखने वाला नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, क्यों, क्योंकि कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर WTO में एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई गई, ठीक है। और इसके काउंटर के लिए भी एक अल्टरनेटिव एक एपलेट अथॉरिटी बनाई गई, जो इसके डिसीजन को भी वो देख सकती है, सुनवाई कर सकती है कि नहीं तुमने सही डिसीजन दिया है, गलत डिसीजन दिया। अब देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि यही जो मेन फीचर था गेट से WTO में, एक फायदा क्या था, इस पर डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड था, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, ये 7 मेंबर बॉडी है, 7 मेंबर बॉडी है, और इसको फंक्शन करने के लिए मिनिमम 3 मेंबर का होना या 3 जज का होना जरूरी था, ठीक है। अब इसके जो जज अपॉइंट कौन करता है, बेसिकली यूएसए करता है, अमेरिका करता है। अमेरिका ने ये जज अपॉइंट करने से मना कर दिया,
मिनिमम 3 भी नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि अब 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड का जो डिस्प्यूट है, वो डब्ल्यूटीओ सॉल्व नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी काम ही नहीं कर पा रही है। तो ये अब आज की तारीख में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या डब्ल्यूटीओ इफेक्टिव रह गया है, नहीं रह गया है, रिलेवेंट रह गया, नहीं रह गया, क्यों? क्योंकि जो इसका मेन फीचर था डिस्प्यूट सेटलमेंट, अब वो वही काम नहीं कर पा रहा है। अमेरिका को ऐसा लगता है कि तुम लोग हमारे खिलाफ ही डिसीजन देते हो, तो हम तुमको क्यों चुने? हम तुमको वहाँ पे जज बैठा के क्यों बिठाएँ? जब तुमको हमारे खिलाफ ही डिसीजन देना है, इससे अच्छा तुम काम ही मत करो। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट जो एस्पेक्ट है डब्ल्यूटीओ का, वो बेसिकली अभी फंक्शन में नहीं है। फंक्शन में क्यों नहीं है? क्योंकि मिनिमम 3 मेंबर होना ज़रूरी है, 7 मेंबर में से। बे बट इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? यूएसए करता है। यूएसए कर नहीं रहा। यूएसए को लगता है कि ये इनके अगेंस्ट डिसीजन देते हैं। तो ये डब्ल्यूटीओ का मेन एस्पेक्ट है, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन आपको पूछ रही है। अब यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का आप स्ट्रक्चर समझो। इसकी जो मेन जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो कौन होती है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, जो हर 2 साल में बैठती है। ठीक है? हर 2 साल में इसकी मीटिंग होती है। और ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इसके मेंबर कौन होते हैं? जो हर देश के जो कॉमर्स मिनिस्टर होंगे, ट्रेड मिनिस्टर होंगे, जैसे हमारे देश के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली इसके मेंबर होते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली हर 2 साल में मीटिंग करती है और डिसाइड करती है कैसे हमको फंक्शन करना है। अब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? तो उसके लिए जनरल काउंसिल जो है, ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। अब इसी जनरल काउंसिल के 3 बॉडी होती है, 3 इसके मतलब कंपोनेंट होते हैं। 3 कमिटी ऐसे मान लो, एक गुड्स के लिए बैठेगी, एक सर्विस के लिए बैठेगी और एक आपकी आईपीआर के लिए बैठेगी। तो 3 सेपरेट जो कमिटी काउंसिल जो है वर्क करती है इस जनरल काउंसिल के अंदर। अब डब्ल्यूटीओ के अगर वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या? कि देखो, अगर इंडिया अगर साउथ कोरिया से कोई सामान मंगा रहा है और जापान से भी कोई सामान मंगा रहा है, तो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि मैं जापान के सामान को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दूँगा और साउथ कोरिया के सामान को प्रेफ़रेंस नहीं दूँगा। ठीक है? दोनों को मुझे इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, दोनों में मुझे इक्वल रेट लगाने पड़ेंगे, कस्टम ड्यूटी लगानी पड़ेगी। ठीक है? मैं एक-दूसरे को फ़ेवर नहीं कर सकता। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि अगर उस देश के साथ मेरा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो मैं वहाँ पे जो है किसी को कंसेशन दे सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर दोनों कंट्री मेरे लिए सेम है, तो मैं दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और एक होता है आपका नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल यानी कि आप बाहर से कोई सामान आता है, ठीक है? मान लो एक ऑफ़िस को चेयर की ज़रूरत है, 10 चेयर की ज़रूरत है, ठीक है? वो 10 चेयर अगर उसने चाइना से मँगाई और 10 चेयर अगर हमारे देश की किसी कंपनी ने बनाई, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि नहीं, चाइना का चेयर नहीं लेंगे, हम तो हमारे देश का चेयर लेंगे। मतलब अगर वो जो वेंडर है, जो खरीदने वाला, वो अपनी विश से अगर लेना चाहे इंडिया से तो ले सकता है। बट गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल बना के ये नहीं बोल सकती कि नहीं, चाइना से सामान का यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ़ हमारे देश का सामान यूज़ करो, ठीक है? हम लोग अगर हमारे देश का लोकलाइज़ेशन को सपोर्ट करेंगे, वो अलग बात है। बट सरकार उसके लिए फेवर नहीं कर सकती, सरकार उसके लिए कोई रूल नहीं बना सकती, क्योंकि नेशनल ट्रीटमेंट का वो वायलेशन होगा। क्लियर है? अब देखो, डब्ल्यूटीओ का जो सबसे बड़ा इश्यू क्या है? डब्ल्यूटीओ का सबसे बड़ा इश्यू है यहाँ पर, जो बेसिकली उसके जो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है? उस एग्रीमेंट में जो कुछ एग्रीमेंट उसके गुड्स को लेकर हैं, ठीक है? और कुछ एग्रीमेंट उसके सर्विसेज़ को लेके हैं, बट उसका एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई होती है। वो इस एग्रीमेंट में क्या लिखा गया है? इस एग्रीमेंट में ये बोला गया है कि भई हम एक-दूसरे के साथ में मतलब एग्रीकल्चर कमोडिटी का जो ट्रेड है उसको हमें प्रमोट करना है, ठीक है? डेवलप करना है और एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को बेसिकली रिमूव करना है। तो सारा खेल यहीं पे आके शुरू होता है। अब देखो, यहाँ पे 3 टाइप की सब्सिडीज़ होती हैं। एक होती है आपकी एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है? एक होती है आपकी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक होती है आपकी ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ठीक है? तो यहाँ पर जो ग्रीन एम्बर बॉक्स है, ये बेसिकली क्या है, इसकी लिमिट डिसाइड कर रखी है, ठीक है? कि कोई भी कंट्री अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं देगी अगर वो डेवलपिंग कंट्री है और 5% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं देगी अगर वो डेवलप कंट्री है, ठीक है? इसके ज़्यादा उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो राइस, चावल जो भी आप उगाओगे, इस 10% और 5% के बियॉन्ड आप सब्सिडी नहीं दे सकते। और ये प्राइस लेवल कौन-सा मापा जा रहा है? 1986 से 88 का जो प्राइस लेवल है, उस बेसिस पे ये सब्सिडी का रेट जो है, वो डिसाइड होता है, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली ये माना जाता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी को ट्रेड डिस्टॉर्शन सब्सिडी, ठीक है? बेसिकली आप जो एमएसपी वगैरह दे रहे हो ना, तो वो इसी एम्बर बॉक्स में आती है, ठीक है? जिससे क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है। तो अब क्या हो रहा है कि इसको फेज़ आउट करने का बोला गया है। बट तभी लिमिट क्या रखा गया है कि भाई 10% के बियॉन्ड नहीं देना है डेवलपिंग कंट्री के लिए, और अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री 5% से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के लिए वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी नहीं दे सकती। ग्रीन बॉक्स अलाउड है, आप दे सकते हो। ग्रीन बॉक्स में क्या आता है, भाई आपने इरिगेशन फैसिलिटी दी, आपको दो जितना इरिगेशन देना है, आपने अच्छे सीड बना दिया, ठीक है? अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी आपने विकसित कर ली, रिसर्च कर लिया कुछ, तो वो उसमें कोई उनको इश्यू नहीं है।
आप दो जितना दे सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ब्लू बॉक्स यानी ब्लू बॉक्स बेसिकली ट्रेड डिस्टॉर्शन में आ जाता है, बट फिर भी इसको हम लोग अलाउ करते हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्लू बॉक्स का मतलब ही यही है कि आप सब्सिडी दो बट एक लिमिट तक, ठीक है? मान लो जैसे कि अगर कोई खेत में 10 क्विंटल का जो राइस है वो पैदावार हो रही है, ठीक है? तो 10 क्विंटल अगर हम डोमेस्टिकली कंज़्यूम कर जा रहे हैं, ठीक है? तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी का काम क्या है कि भई इस 10 क्विंटल को 15 क्विंटल नहीं होने देना है, कि 10 क्विंटल तो तुमने घर में यूज़ कर लिया और 5 क्विंटल तुमने एक्सपोर्ट कर लिया और वो भी सब्सिडी के कारण। तो सब्सिडी इसी बात पे दी जा रही है कि तुमको तुम्हारा प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल में रखना है, 10 क्विंटल के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। इसीलिए आपको ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो है वो अलाउ है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है आपकी एम्बर बॉक्स सब्सिडी में, क्यों? क्योंकि इससे जो आपका ट्रेड है वो डिस्टॉर्ट होता है। वो किसी एक कंट्री को फेवर में कर देता है। जैसे कि हमारे देश की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है? ये बेसिकली उनको खटकता है कि ये भई एम्बर बॉक्स में माना जाता है। जिससे ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, यानी हम लोग हमारा जो चीप एग्रीकल्चर कमोडिटी है वो डंप कर देते हैं बाहर देश में ले जाके। तो इसलिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी की लिमिट है 10% और 5% की। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डब्ल्यूटीओ। एक और बेसिकली इंस्टीट्यूशन तो क्या बोलेंगे, एक इनिशिएटिव है जी20 का, इसको भी बेसिकली यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा पूछ रही है। तो 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एक जी20 को भी हम मान सकते हैं। तो जी20 देख लेते हैं फटाफट। अब जी20 एक टाइप का क्या है, एक मतलब एक फोरम है जहाँ पे देश के जितने भी मेन लीडर्स हैं, वो आपस में इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई हमको वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे शेप करना है, कैसे उसको आगे ले जाना है। ठीक है? बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन था वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आया था। 2008 का फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो उसमें हमको पता चला कि यार ये जी20 को हमको सीरियसली लेना पड़ेगा, ताकि अगर एक कंट्री पे भी अगर कुछ भी लोड आया, एक कंट्री भी अगर कोलैप्स हुई तो ये हर कंट्री पे इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1998-99 से ही जो जी20 है, मतलब उस टाइप उसका जो आइडिया है वो पिच करने लगा था, ठीक है? और 1919 में जो सी20 है वो बना था, बट फाइनली जब 2008 का जो क्राइसिस आया उसके बाद जी20 अपने एक्चुअल रूप में सामने आया। ठीक है? काम क्या था कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हमको प्रमोट करना है। अब इसके मेंबर कितने हैं? तो ये नाम से ही जी20 मेंबर कौन-कौन? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। और अब जब हमारे देश में जब ये जी20 हुई थी, तब हमने क्या डिसाइड किया था कि हम अफ्रीकन यूनियन को भी इसका मेंबर जो है वो बनाएँगे। तो आप 21 मेंबर जो हैं वो आप इसका ले सकते हो। ठीक है? तो ये इसकी मेंबरशिप आपको दिख गई। अब यहाँ पर आपकी जो प्रेसिडेंसी है वो हर साल जो इसके मेंबर्स हैं वो रोटेट करती रहती है। ठीक है? तो अभी जब इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली थी, तो इंडिया से पहले कौन था? इंडोनेशिया था। ठीक है? इंडोनेशिया के बाद में कौन आया? इंडिया आया। इंडिया के बाद में अभी कहाँ पे हुई थी ये? ब्राज़ील में हुई थी और ब्राज़ील के बाद में किसके पास जा रही है? यूएसए के पास में जा रही है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंसी हर साल जो है वो बदलती रहती है। और ये काम कैसे करते हैं? बेसिकली इसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक फाइनेंस ट्रैक देखता है कि भाई फाइनेंशियल कोऑपरेशन हमको कैसे बढ़ाना है, और एक शेर्पा होते हैं जो हमारे देश के जो लीडर्स होते हैं, जो चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वो डिस्कस करते हैं किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ को, जैसे पेमेंट सिस्टम है उसको हम लोग कैसे डील कर रहे हैं, पर्टिकुलर इकोनॉमिक टॉपिक्स को ये कैसे हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में ये लोग डील करते हैं। तो ये हमारा पूरा जी20 हो गया। तो ये प्रॉपर हमारी 4 इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं। अब ये 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? 2023 का क्वेश्चन में पूछा था, द जी20 ग्रुप वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडियाज जी20 प्रायोरिटीज। अब देखो इसका फॉर्मेशन इसी बेसिस पे हुआ था, ठीक है? एक तो इकोनॉमिक अगर आपने अगर आईएमएफ पढ़ रखा है, ठीक है? वर्ल्ड बैंक आपने पढ़ रखा है, तो आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबरशिप होती है वो मोस्टली या तो फाइनेंस मिनिस्टर या जो हमारे आरबीआई बैंक गवर्नर हैं, ठीक है? उसके वो उन्हीं के आस-पास ये इर्द-गिर्द जो है उनकी मेंबरशिप घूमती है। तो कहीं न कहीं जी20 ग्रुप में यही लोग अगर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यही लोग डिस्कस करेंगे। तो इनके होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे यूपीएससी के क्वेश्चन्स में, तो आपको ये मान के चलना है उसके सही होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है? अनलेस अंटिल उसमें डिफेंस मिनिस्टर डाल दिया जाए या कुछ ऐसा डाल दिया जाए कि जो बिल्कुल ही आउट ऑफ नीश आ जाए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ इंडियाज़ जी20 प्रायोरिटीज़। अब देखो इंडिया क्या अपना पिच करता है, कहीं भी जाता है तो वो यूपीआई के बारे में पिच करता है, ठीक है? वो हमारी अचीवमेंट है। तो हम कहीं न कहीं इसको प्रायोरिटी में रखते ही रखते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? तो हमारा जो डिजिटल इंडिया है, ठीक है? इस टाइप से हम लोग जो हैं, हम लोग और डिजिटली हमारे देश को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारी प्रायोरिटी में होगा, ठीक है? अगर जी20 में अगर डिस्कशन हो रहा होगा तो इंडिया इसको रेज़ करेगा इस बारे में, ठीक है? तो ये यहाँ पर दोनों जो है बोथ 1 एंड 2 इज़ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये भी क्वेश्चन आपका 2023 का था, ठीक है, 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। इसमें पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन क्वेश्चन आप किसके बारे में पूछ रहा है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में पूछ रहा है। तो बेसिकली उस टाइम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उस वक्त ये करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, क्योंकि ये बेसिकली क्या था, उस टाइम क्या कोविड चल रहा था ना, तो कोविड के आसपास जो थी काफ़ी कंट्रीज लोन को लेकर उनको इशू चल रहा था। तो इस फ्रेमवर्क में जो है बार-बार बातें चल रही थी और करंट अफेयर में बार-बार आ रहा था। तो ये G20 कॉमन फ्रेमवर्क है। इट इज़ एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। तो ये सही है। बेसिकली बच्चों को पेरिस क्लब में इशू आ रहा था। तो पेरिस क्लब एक इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली कंट्रीज को लोन देना है, नहीं देना है या कैसे देना है, ठीक है? तो कुछ मेंबर एक्सपर्ट लोग इस क्लब में होते हैं जो डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट सही था। हालाँकि ये करंट अफेयर का है, तो जब जैसे करंट अफेयर आप 1 साल का पढ़ के जाते हो तो वो चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है? इट इज़ इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट, करेक्ट है ये? जैसे श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट हुई थी, ठीक है? तो वहाँ पर बेसिकली इसी पेरिस क्लब की सहायता से श्रीलंका को जो है बेल आउट जो है वो प्रोवाइड किया गया था। तो इसका दोनों आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं आगे। अब ये 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि G20 के मेंबर ही पूछ ले डायरेक्ट। तो देखो इसमें अगर आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें तो आपको सीधे आपको पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की जो है इसके मेंबर हैं। तो सिंपल ये फैक्ट पे ही क्वेश्चन आंसर हो सकता है। अब चलते हैं आगे। अब ये 2022 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने देखा पढ़ा कि जो रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है किस लिए दिया जाता है, जब कंट्री को एकदम पैसे की जरूरत पड़ती है, बीओपी क्राइसिस चल रहा होता है, तब उसको आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है 3 to 5 ईयर का, ठीक है? तो ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए पैसे दिया जाता है। कौन दे रहा है? आपका आईएमएफ दे रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो ये हमको बेसिक स्टैटिक पार्ट का ये हिस्सा है, ठीक है? अब चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन 2017 प्रीलिम्स से पूछा गया था। इस ये भी बेसिकली करंट अफेयर का पार्ट है, ठीक? करंट अफेयर क्वेश्चन में ये आप इजीली सॉल्व कर सकते थे उस टाइम पे। क्वेश्चन क्या पूछा था? पहला स्टेप ने, इंडिया हैज़ रेटिफाइड टू ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ। यस, उस वक्त न्यूज़ में आ गया था कि जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है। तो ये न्यूज़ में था, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, ठीक है? सेकंड है, टीएफए इज़ अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ's बाली मिनिस्टर पैकेज ऑफ 2013। ये भी करेक्ट है, ठीक है? बाली मिनिस्टर में बाली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डिसाइड किया था कि हमको ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इफेक्ट में लाना पड़ेगा, जिससे कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो कम हो सके और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोशन दे सकें, ठीक है? तो ये उस वक्त न्यूज़ में था, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो था। थर्ड देखो, टीएफए कम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016। अब देखो यहाँ पर आप इसको फैक्ट आप ऐसे याद नहीं रख सकते थे। सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए करंट अफेयर में क्या था। करंट अफेयर में ये था कि इंडिया ने इस ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है, ठीक है? अब वो कब रेटिफाई किया था? वो रेटिफाई किया था अप्रैल 2016 में। अब जब इंडिया ने अप्रैल 2016 में अगर इसको रेटिफाई किया था, तो जनवरी 2016 में ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता था, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो जाता। तो आंसर क्या बचता है इसका? 1 एंड 2 ओनली। तो इस तरीके से आप उस वक़्त करंट अफेयर का यूज़ करते हुए आप उसको सॉल्व कर सकते थे। अब ये भी बेसिकली 2016 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है? उस टाइम ये मसाला बॉन्ड जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इसको आईएफसी ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि आईएफसी मसाला बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ से तो साफ-साफ पता चल रहा है कि आईएफसी क्वेश्चन में ही दे रखा है आईएफसी का, ठीक है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछ रहा है, और हमने इतना पढ़ा है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 आते हैं, ठीक है? आईबीआरडी, आईडीए और एक आईएफसी। आईएफसी काम क्या है? जो प्राइवेट कंपनीज़ को सपोर्ट करता हो। तो बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पूछ रहा है, क्या वर्ल्ड बैंक का आर्म है? बिल्कुल करेक्ट है ये क्वेश्चन स्टेटमेंट। सेकंड देखो, दे आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड आर सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो देखो मसाला बॉन्ड लाया इसीलिए गया था कि हमको रुपी में बेसिकली लोन चाहिए बाहर। अगर हम वर्ल्ड में कोई भी लोन लेते हैं, जैसे हम ईसीबी के जरिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जरिए जब हम बाहर से लोन लेते हैं, तो वो लोन किस पे होता है? डॉलर में देता है, ठीक है? अभी आपने सपोज करो कि आपने 100 रुपए का लोन लिया, ठीक है? वो अभी चल रहा है 1 डॉलर का, ठीक है? अब क्या हो गया कि अब आपको 10 साल बाद ये पेमेंट करना है, ठीक है? अब क्या हो गया कि अब 1 डॉलर के बदले आपको हो सकता है 200 रुपए चुकाने पड़े। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज़ है, जो पब्लिक कंपनी है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट का इश्यू आ रहा था कि यार एकदम से हमारी रुपये डिक्लाइन कर जाती है, तो हमको ज़्यादा लोन भरना पड़ जाता है, ठीक है? तो उसी को काउंटर करने के लिए ये बोला गया कि हम मसाला बॉन्ड लेके आएँगे। मसाला बॉन्ड रुपी में होगा, ठीक है? मतलब कि अगर 100 रुपए का लोन लिया है, तो आपको 100 रुपए में ही चुकाना है, इर्रेस्पेक्टिव कि उस वक़्त डॉलर का कितना रेट चल रहा था, ठीक है? हमने रुपये में लोन लिया तो हम रुपये में ही देंगे, हम डॉलर में आपको पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली इसीलिए लाया गया था ताकि एक्सचेंज रेट का इश्यू प्राइवेट कंपनी जो लोन ले रही है उसको ना हो। ठीक है? तो ये आपका आईएफसी यानी वर्ल्ड बैंक को लेकर क्वेश्चन था। अब ये भी एक ईज़ी क्वेश्चन था, इसमें पूछा था कि जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़, ग्रीन बॉक्स है, ये बेसिकली क्यों न्यूज़ में है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे डब्ल्यूटीओ की सब्सिडीज़ हैं, तो डब्ल्यूटीओ को लेके न्यूज़ में थी। 2016 में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईज़ी थे, बहुत ज़्यादा।
2016 में ये भी पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज़ बीन प्रपोज टू बी एडेड टू द बास्केट ऑफ IMF SDR। तो उस वक्त किसको ऐड किया गया था? चाइनीज रेमनिबी को यूज़ किया था। कितनी करेंसीज के अंदर आती है? आपके डॉलर आती है, आपकी यूरो आती है, आपकी चाइनीज रेमनिबी आती है, आपकी ब्रिटेन की पाउंड आती है, ठीक है, जापानीज की येन आती है। तो 5 करेंसी आती है आपकी SDR में। रिसेंटली किसको ऐड किया गया था? चाइनीज रेमनिबी को। क्लियर है? 2016 में रिपोर्ट के बारे में पूछा था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? वो वर्ल्ड बैंक जारी करती है। ये भी करंट अफेयर में बार-बार घूम रहा, अभी भी घूमता है ये। तो बेसिकली ये करंट अफेयर में आपका ईज़िली हो जाता है। और वैसे भी आपको IMF की जो सारी रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की सारी रिपोर्ट्स हैं, एज़ अ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट आपको याद करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है उस पे। ये है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, पीस क्लॉज, ठीक है, ये न्यूज़ में आ रहे थे। अभी न्यूज़ में क्या आ रहे थे अगर आप देखोगे तो ये सब WTO का ही हिस्सा है। मतलब जैसे तो करंट अफेयर में अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चल ही जाता है कि क्या न्यूज़ में चल रहा है और किसके रिगार्डिंग न्यूज़ में चल रहा है। और अगर आप वैसे भी WTO के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता है कि भाई कुछ एग्रीमेंट के क्लॉज हैं, एग्रीकल्चर के लेके कुछ एग्रीमेंट हुए हैं। तो कुछ एग्रीमेंट यहाँ पर, जैसे एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तो हमने पढ़ा ही है, बट यहाँ पे भी आप देखो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर की बात हो रही है। तो बेसिकली इसका एक टाइप का यूजेज होता है कि यार ठीक है, ट्रेड कभी-कभी आप कस्टम ड्यूटी से कम ज़्यादा कर सकते हो, या आप किसी पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे तो उसका इंपोर्ट बंद हो जाएगा। बट दूसरा भी एक तरीका है इंपोर्ट ड्यूटी बंद करना, मतलब इंपोर्ट कम करना है। कैसे? आप ये बोल दो कि यार तुमने जो मेरे को माल भेजा है वो उसमें बहुत सारे चाइल्ड लेबर लगा है, ठीक है? तो हम आपसे वो माल नहीं ले सकते, ठीक है? आपका जो आपने हाइजीन फॉलो नहीं करी तो हम आपसे माल नहीं ले सकते। आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया तो हम आपसे मैंगो नहीं ले सकते। तो ये सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर का यूज़ करते हुए जो है इंपोर्ट को ये कंट्रोल करती हैं डेवलप कंट्री, खासकर जब इंडिया को या फिर लीस्ट डेवलप कंट्री से कोई माल भेजता है तो। और पेस क्लॉज यानी जब ऑलरेडी, क्योंकि हमको सब्सिडी कितना दे सकते हैं? 10% एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है? बट इंडिया को तो पता है कि इंडिया की अपनी ज़रूरतें हैं, हमारे किसान हैं, हमको पैसा भी देना पड़ेगा, थोड़ा सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो हम ज़्यादा कभी-कभी हमको ये ब्रीच करना पड़ जाता है। तो वो पीस क्लॉज में हमको वो विंडो दी गई थी। हालाँकि ये सब करंट अफेयर में उस टाइम था और कुछ भी नहीं था, तो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर तो था ही। इससे आप इज़िली रिलेट कर पा रहे थे कि ये किसका होगा? ये वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन का ही एग्रीमेंट है ये, और कहीं पे ये आता नहीं है। ठीक है? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, ठीक है? तो ये हमने पूरा इसको रिवाइज़ भी कर लिया है, इसके क्वेश्चन भी देख लिए हैं और क्वेश्चन सॉल्विंग हमने अप्रोच भी देख लिए हैं। तो इसके आपको और भी कोई डाउट हो, ठीक है? तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, कुछ और आपको एडिशन लगता है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।